एमपी साहब किस मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जैसलमेर जिले के जिला कलेक्टर के ऊपर कई बार आरोप लगे हैं। तो पहले एसडीएम पोखरण ने आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए, और अभी फिलहाल तहसीलदार को एपीओ किया, पहले अभी निलंबन कर दिया। तहसीलदार जो अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए गए तो उससे कलेक्टर साहब नाराज हो गए, क्योंकि कलेक्टर साहब के कंपनियों के साथ में, प्राइवेट कंपनियों के साथ में बड़ी साठगांठ है, और इसकी शिकायतें पहले भी कई बार आई। पहले एक 60 लाख रुपए की रिश्वत कांड का एक शिकायत आई, उसमें एक तहसीलदार को और एक पटवारी को निलंबन कर दिया था। और उसके बाद में लगातार शिकायतें आ रही है, और वो प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर अनलीगली दबाव बना रहे हैं और कंपनी वालों के शेयर के अंदर काम करने के लिए उनको बाधित करते हैं। इस प्रकार की कई दर्जनों शिकायतें आने के बावजूद कलेक्टर के ऊपर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं है, और न कोई उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कहीं न कहीं बड़े आदमी का उसके उनके ऊपर आशीर्वाद है, और वो नियमों को ताक में लगाते हुए अनलीगल तरीके से जमीनों का हस्तांतरण करते हैं। सीलिंग एक्ट का घोर उल्लंघन, और जो रिहायशी आबादी जमीनें हैं, तालाब की जमीनें हैं, गोचर की जमीनें हैं, ओरन की जमीनें हैं, वहाँ पर लोग स्थायी रूप से सदियों से रहते आए हैं, उन को अनदेखा करते हुए, उन ग्रामीणों की जन भावना को दरकिनार करते हुए खाली कंपनी के हित के अंदर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। उन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कंपनी के मुनीम की तरह काम कर रहे हैं। प्रशासनिक काम कम और कंपनी के काम ज्यादा के ऊपर लगे हुए हैं। मेरी मीडिया के माध्यम से सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री जी से मांग है कि ऐसे अधिकारी को कभी हटा देना चाहिए था। आखिर इनके ऊपर इतनी मेहरबान सरकार क्यों बन रही है? इतनी सारी शिकायतें आने के बावजूद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। और हद तो तब होगी कि रक्षा मंत्रालय की जमीन, उसके ऊपर भी निजी कंपनियों को देने की नीयत से रजिस्ट्रियां हो रही है। कहीं पर उनको जमीन का स्थानांतरण करने के लिए, किस्म बदलने के लिए अपने नीचे के अधिकारियों के ऊपर अनलीगली दबाव बनाया जा रहा है। इस तरीके की दबाव की राजनीति, दबाव प्रेशर बढ़ाकर कंपनियों को फायदा पहुंचाना कहाँ तक ठीक है? मेरा सरकार से मांग है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करी जाए। पहले रामसर के एसडीएम के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे। यहाँ बॉर्डर सीमांत एरिया है, सुरक्षा की दृष्टि से सेंसिटिव एरिया है, और यहाँ पर आने जाने के लिए परमिशन लेनी जरूरी होती है। फिर भी उन सभी नियमों को ताक में रखकर सीलिंग एक्ट के का भी उल्लंघन करके हजारों बीघा जमीन अनऑथराइज तरीके से कंपनियों के फेवर में कर रहे हैं। और कंपनियों के फेवर में इस तरीके से करने से स्थानीय लोगों के साथ में अन्याय होता है, उनके अधिकारों के साथ में, उनके हक के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। पर्यावरण को बहुत इस आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सोलर भी लगने जरूरी है, लेकिन साथ साथ में पर्यावरण का भी रख रखाव करना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ओरन की जमीन हो, चाहे गोसर की जमीन हो, चाहे तालाब की जमीन हो, चाहे आबादी जमीन हो, चाहे कृषि योग्य जमीन हो, उन जमीनों की रक्षा करना भी हम सबका दायित्व बनता है। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या के अंदर सोलर प्लांट लगने से अपने एरिया के अंदर हीट वेव की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा सोलर प्लांट लगने से टेम्परेचर बढ़ने का खतरा है। और जिस प्रकार सोलर प्लांट पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं, वो उनके बदले के अंदर प्लेसमेंट जो होना चाहिए, नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, नया एरिया डेवलपमेंट करना चाहिए, ग्रीन बेल्ट बनाना चाहिए, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आपकी प्रेस मीडिया के माध्यम से मेरी सरकार से मैं ये भी मांग साथ में करूंगा कि जिन कंपनियों को जमीनें अलॉट कर रहे हैं, उनके अंदर कम से कम, चाहे प्राइवेट जमीन हो या सरकारी जमीन हो, 25% एरिया ग्रीन बेल्ट वहीं उसी जगह पर डेवलपमेंट करवाए, ताकि आने वाले समय में पर्यावरण को खतरा नहीं हो, तापमान बढ़ने का खतरा नहीं हो। अगर उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगाएंगे तो वो वैसे ही झूठे घोषणा पत्र दे देंगे कि हमने ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट दूसरी जगह कर दिया है, लेकिन हमें क्या पता। और अगर अपने एरिया के अंदर ग्रीन बेल्ट डेवलप नहीं करेंगे, दूसरी जगह करेंगे, तो अपने को क्या फायदा। इस वजह से यहाँ पर हजारों मेगावाट सोलर प्लांट लगे हुए हैं, और कई हजार और लगने वाले हैं। इसी तरीके से अंधाधुंध पेड़ों की कटाई होगी। जैसे खेजड़ी अपना राष्ट्रीय वृक्ष है, उनकी रक्षा करना हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है, तो उसकी भी अंधाधुंध कटाई हो रही है।
तो खेजड़ियों की तो कम से कम उसकी जितनी जमीन आती है वो रिजर्व रहे, उनको काटे ही नहीं, उससे सोलर प्लांट कंपनियां ज्यादा जमीनें ले लें और बाकी जैसे छोटे पेड़ पौधे हैं उन उनको दूसरी जगह शिफ्ट करे, और शिफ्ट करने होने लायक नहीं है तो एक पेड़ के बदले 20 पेड़ कम से कम उसी जगह पे लगाए, उसी प्लांट एरिया में लगाए। जैसे 1000 एकड़ जमीन वो प्लांट के लिए ले रहे हैं तो उसके लिए 1300 एकड़ जमीन ले, और 200-300 एकड़ कम से कम रिजर्व रखे ग्रीन बेल्ट के लिए, पर्यावरण के लिए। क्योंकि इसकी तरफ अगर ध्यान नहीं दिया, अपन खाली सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए, विद्युत संकट को कम करने के लिए ये काम करते रहेंगे तो पर्यावरण को आने वाले समय में बड़ा खतरा होगा। उसके साथ साथ पर्यावरण के वन्य जीव जंतुओं को भी खतरा होगा और मानव जीवन पे भी ये संकट आ सकता है। साहब, आप खुद सोलर का जब यहाँ पे काम कर रखा है तो क्या लगता है आपको, क्या टेक्निकली कमियां जो है वो अभी फिलहाल जो कंपनियां कर रही है, या क्या सुधार और करने की, और सरकार और पसंद नहीं कर रही है? नहीं, सुधार मैन तो मैं कह रहा हूँ ना, पर्यावरण की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आज से 15 साल हो गए सोलर प्लांट लग रहे हैं, कि उनसे सर्टिफिकेट लिए जाते हैं कि यहाँ पे पेड़ था ही नहीं। अगर थोड़ा बहुत कोई शिफ्टिंग या कटिंग का होता है तो ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हमने फला जगह फला खतरे में इतने पेड़ लगा दिए। वो झूठे सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और पेड़ कहीं नहीं लगते हैं। जिस प्रकार पिछले 15 सालों के अंदर लाखों पेड़ों की कटाई हुई है, उनकी भरपाई के लिए नए प्लांटेशन कहीं भी नहीं हुआ, खाली कागजों की अंदर खाना पूर्ति के अलावा। तो मेरा सरकार से मांग है कि अभी नेक्स्ट में जितने भी अभी रनिंग प्रोजेक्ट है और आने वाले समय में जितने भी सोलर प्रोजेक्ट आते हैं, उनके लिए कम से कम 25 से 30% रिजर्व लैंड रखे ग्रीन बेल्ट के लिए, और उसी प्लांट के आजू बाजू में, उसी प्लांट से सटकर, जैसे नॉर्थ और साउथ के अंदर प्लांटेशन हो सकता है, जैसे ईस्ट और वेस्ट के अंदर उसकी शेडो का शिकायत रहती है, तो साउथ और नॉर्थ के अंदर जहाँ भी पे एरिया सुटेबल लगे कंपनियों को, तो उसी प्लांट के अंदर 30% एरिया रिजर्व खाली प्लांटेशन के लिए करें, ताकि हीट वेव का खतरा आने वाले समय में लोगों को नहीं हो, और वन्य जीव पक्षियों के ऊपर भी फर्क नहीं पड़े, पर्यावरण के भी ऊपर फर्क नहीं पड़े। आपने जैसलमेर का मुद्दा उठाया, बाड़मेर में कई प्रकार की कंपनियां भी चल रही है, या पता नहीं जिला कलेक्टर को लेकर भी मैं आपने पूरे कहा, राजस्थान क्या की सब बात कुछ कर या रहा हूँ। बाड़मेर में मैं सब कुछ ठीक हो रहा नहीं है? नहीं, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार राजस्थान के अंदर, चाहे बीकानेर हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जालोई सिरोही हो, वहाँ उधर थोड़े कम है, पर मेनली बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर 80% से ज्यादा सोलर प्लांट लग रहे हैं, और पर्यावरण की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। न तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन है, न स्टेट गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन है, न ही कंपनियां अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ रही है कि पर्यावरण को हम कितना नुकसान कर रहे हैं और आखिर इसके रिप्लेसमेंट के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो पर्यावरण के ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय सबके लिए खतरनाक हो सकता है। उसके साथ साथ इतनी बहुत सारी ट्रांसमिशन लाइन है जो किसानों के खेतों के अंदर से निकल रही है, उनके लिए भी कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। किसानों के साथ में मजबूरन उनको बाध्य किया जाता है कि आप कंपनियों को ट्रांसमिशन लाइन लगाने दो। प्रशासन कंपनियों का फेवर ज्यादा करता है, किसान की नहीं सुन रहा। अभी मेरे पास रोज कम से कम 8-10 फोन आते हैं, आज भी कई फोन आए थे। आज रेतेव के अंदर एक घर के अंदर एक ढाणी है उसकी, उसके अंदर वो टावर खड़ा कर रहे हैं, और वो मना करने के बावजूद उसकी सहमति के बिना जबरदस्ती उसको बिना कंपनसेशन दिए, बिना मुआवजा दिए उसके घर के अंदर टावर लग रहा है। तो इस तरीके की घटनाएं बहुत ही चिंताजनक है। कंपनियों का काम भी होना चाहिए, साथ साथ में लोगों के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, और उनके साथ में जबरदस्ती उनके खेतों के अंदर टावर नहीं लगे। अगर लगा है तो उन्हें उचित मुआवजा मिले, यही मेरी मांग है। तो ये जो सारी चीज आप बता रहे हैं साहब, ये सारा जो मामला जब से सोलर बाड़मेर में शुरू हुआ, तब से हर नेता जनप्रतिनिधि जो इस मामले में आवाज उठाता है, वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित है, और बार बार उसको ये कहना पड़ रहा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो क्या असल में ये स्थिति है कि जनप्रतिनिधियों की सुनवाई कंपनियों के सामने कुछ भी नहीं हो रही? बिल्कुल जनप्रतिनिधियों की सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। खाली सरकार के इन्वेस्टर की तरफ उनको बढ़ावा देने के नाम पर उनको सब कुछ खुली छूट दे रखी है, जितनी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में सबके लिए ये बड़ा खतरा हो सकता है। राजस्थान में इतनी बड़ी मात्रा में सोलर प्लांट लग रहे हैं, जिससे हीट वेव का आने वाले समय में बहुत खतरा है। एक विशेषज्ञों की रिपोर्ट के अनुसार आया है कि इसी तरीके से प्लांट लगते रहेंगे और पर्यावरण के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया, अगर बैलेंस नहीं बनाया, तो आने वाले समय में टेम्परेचर के अंदर 3 से 5 डिग्री तक
बढ़ सकता है। तो सर इसका इलाज क्या, क्योंकि काम तो लगातार जारी है, जनप्रतिनिधि यहाँ पर इसका इलाज मैंने बताया आम जनता की नहीं। तरह ही सीख रहे हैं कि साहब गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। अब नहीं इलाज क्या, काम तो इसकी जारी है। हम तो विपक्ष में है, हमने हमेशा मांग करना हमारा कर्तव्य है और उसमें हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। लोकसभा में भी इसका मामला पहले उठाया, अभी जैसे भी मेरे को मौका मिलेगा तो लोकसभा में इस मामले को रखूंगा कि जिस तरीके से पर्यावरण के साथ में कंपनियां खिलवाड़ कर रही है और ऑफिसर और जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मुख दर्शक होकर उन देख रहे हैं, तो ये आने वाले समय में सबके लिए ठीक नहीं है। तो जैसलमेर में सर जो घटनाक्रम हुआ है, एसपी और एक तहसीलदार को वहां से जिस तरीके से हटाया गया, तो क्या लगता है कि जो जो अधिकारी इन कंपनियों की गुलामी नहीं कर रहे या उनके बाबूबंद की काम नहीं कर रहे, उनको सरकार जो है वो दंड देगी? बिल्कुल सही है, ये तीसरी बड़ी घटना है। उससे पहले दो ट्रैप हुए थे, एक एसडीएम और एक अधिकारी और था रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, दो ट्रैप हुए थे। और उसके बाद में फिर एसडीएम पोखरण के ऊपर आरोप लगे थे, दबाव था कि उन दबाव के अंदर उन्होंने काम नहीं किया तो उनको यहाँ से हटा दिया। और अब तीसरी घटना हुई है कि तहसीलदार को पहले 17 सीसी का नोटिस दिया, अब एपीओ किया और इस बात पे किया कि वो कोई अवैध कब्जा जो कंपनी वाला करना चाह रहे थे उसको खाली कराने के लिए वो जा रहे थे। तो इससे कलेक्टर साहब नाराज हो गए और ऊपर ऊपर के अधिकारी भी उनसे नाराज हो गए कि वो जनता के हित में काम नहीं करके खाली कंपनी के हित के अंदर काम करे। इस तरीके का दबाव काफी पिछले 1 साल से कलेक्टर की तरफ से नीचे के अधिकारियों के ऊपर बनाया जा रहा है और कलेक्टर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के हितैषी बनकर कंपनी के मुनीम टाइप बन के काम कर रहे हैं। जैसा आप कह रहे हैं, कंपनी और सरकार जब एक हो चुकी है तो अब क्या जनता और जनप्रतिनिधि अकेले पड़ गए, अब सड़क पर आंदोलन देखा जाएगा, भविष्य रणनीति क्या बिल्कुल है? जनप्रतिनिधियों की ये हमेशा से मांग रही है कि जनता के हित के काम हो और अगर इसलिए अब मामला काफी ऊपर उठ गया है, जब पानी नाक से ऊपर उठता बढ़ता है तब उस जनता को मजबूरन आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा और सड़कों के ऊपर आना पड़ेगा। अच्छा, सड़कों पर जो विरोध करे उनके खिलाफ तो मुकदमे और उनको जेल में डाल रहे हैं, आम जनता कितने की दिन हिम्मत नहीं हो डालेंगे, रही है। कितने डालेंगे, आखिर जनता के सामने बड़ी बड़ी ताकतों को झुकना पड़ा है। ये इस सरकार को, अधिकारियों को, कंपनियों को सबको झुकना पड़ेगा। समय रहते अगर नहीं चलते हैं तो इसके लिए बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा कि ओरण की गोसर की और जो सिवाई सर की जमीन है, जहाँ तालाब की जमीन है, वाटर रिसोर्सेज जो पुराने समय से प्राकृतिक वाटर रिसोर्सेज हैं उसके अंदर नाड़ी तालाब की जमीन को कोई भी उसको टच नहीं कर सकता। और यहाँ पर खुलेआम कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए न तो देवत भूमि को बख्शा जा रहा है, नहीं ओरण की भूमि को बख्शा जा रहा है, न ही तालाब की भूमि को बख्शा जा रहा है, नहीं आबादी भूमि को बख्शा जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा जमीन अलॉट करने की होड़ लगी हुई है और उसी में अडानी जैसी 2-4 बड़ी कंपनियां हैं, वो सारी जमीनें अधिग्रहण करके अपने अंडर लेके वहां अपने सोलर प्लांट स्थापित करना चाह रही है, जिसमें पब्लिक हित की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। वहाँ भविष्य क्या देखते हैं, भविष्य क्या देखते हैं आप इस इलाके का? अगर भविष्य इसी तरीके से अगर पर्यावरण की तरफ ध्यान नहीं दिया तो भविष्य अंधेरे में है और हीट वेव बढ़ने से या जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। उमेश जी, मुंह बोली ओढ़ने जो है वो बाड़मेर जैसलमेर के अंदर बहुत सारी मात्रा में है और वहां पर कंपनियों को अलॉट की जाएगी, तो क्या सांसद होने के नाते आप लोकसभा के अंदर इस मुद्दे को बिल्कुल बिल्कुल आपकी सवाल बिल्कुल करेक्ट है। मैं यही चीज आपको कहना चाह रहा था कि मुंह बोली ओरण है जहाँ एक्चुअल में राजस्व रिकॉर्ड के अंदर ओरण दर्ज नहीं है, लेकिन सदियों से वहां पर ओरण है, वहां पेड़ पौधे हैं, जैसे देवी देवताओं के नाम से अब ओरणे बनी हुई है, वहाँ मंदिर बने हुए हैं, वहाँ बड़े ट्रस्ट बने हुए हैं। उन जमीनों के साथ में छेड़छाड़ करना ये आने वाले समय के लिए ठीक नहीं है। लोगों की आबादी की जमीन जो पशुओं के लिए सारागाह की जमीन वो भी सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ में जो उपजाऊ जमीन है, जो कृषि योग्य जमीन है, उसको भी रिजर्व रखना जरूरी है, क्योंकि जो जमीन सरकार के रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है लेकिन उपजाऊ जमीन है, उन जमीनों को सोलर को नहीं दिया जाना चाहिए या कम मात्रा उसका बैलेंस करके चलना चाहिए। जैसे सोलर को आप दे रहे हो उसकी कम से कम 50% जमीन खेती के लिए, सारागाह के लिए, ओरण के लिए, गोसर के लिए रिजर्व रखनी चाहिए। सर आज बैठक थी 2021 के बाद, आज बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, क्या क्या विकास होना है, किन किन सुविधाओं का विस्तार होना है? आज डीएमएफटी की मीटिंग थी, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट मिनरल जो पैसे आ रहे हैं उनका जो पिछले 4 साल से इसकी मीटिंग नहीं हुई, तो
उसकी संबंधित मीटिंग थी और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि जहाँ अब सरकारी स्कूलों के भवन ज़्यादातर क्षतिग्रस्त हैं और सार्वजनिक हित के कामों के अंदर वो पैसे लगे। जब से झालावाड़ और जैसलमेर की स्कूल की घटना हुई, जहाँ मासूम बच्चों की स्कूल भवन ढहने से, दुर्घटना से बच्चों की मौत हुई, वो पूरे राजस्थान के लिए एक शर्मसार घटना थी। सब ने दुख जताया और अभी सीएम देर सवेरे से देर से जगे, उनका भी ध्यान इसकी तरफ आया कि स्कूलों की जर्जर भवनों की मरम्मत होनी चाहिए। तो उनको ध्यान में रखते हुए सबसे ज्यादा पैसा 80% पैसा स्कूलों के अंदर अतिरिक्त कक्षा कक्ष, स्मार्ट बोर्ड एंड स्कूलों के नए भवन निर्माण के लिए खर्च हो, इसके लिए इसमें डिसीजन लिया गया। इसके साथ साथ में पर्यावरण से संबंधित और मैन हेल्थ से संबंधित था कि बाड़मेर जिला अस्पताल के अंदर लंबे समय से सीटी स्कैन और कैथ लैब और एमआरआई मशीन की डिमांड चली आ रही है। पिछले 1-1.5 साल से मैं भी जब भी मीटिंग में जाता हूँ, जब भी जनप्रतिनिधि मिलते हैं, तो ये मांग मजबूती से रखते हैं, लेकिन उसकी अभी तक काम हो नहीं पाया। तो ये भी डिसीजन लिया गया कि ये 3 चीज हॉस्पिटल के अंदर हो और बाड़मेर के शहर के अंदर बढ़िया पार्क डेवलपमेंट हो, जहाँ लोग आए जा सके, और बाड़मेर शहर की भी जो स्कूल है जर्जर हालत है, और डीएमएफसी क्षेत्र के अंदर आई हुई सारी जर्जर स्कूल है और नई क्रमोन्नत स्कूल हैं जहाँ कक्षा कक्षों की कमी है, उन स्कूलों के अंदर मैक्सिमम पैसा खर्च हो। सर किसान परेशान है, अनुदान आया नहीं। बिल्कुल किसानों की मांग जायज है। किसानों के आदान अनुदान की राशि भी नहीं आई। कुछ किसानों के जो पशुधन का बीमा था उनके क्लेम भी नहीं आया। किसी के खाद बीज के जो पैसे मिलते हैं, किसान अनुदान राशि 2-2 हजार रुपए की किस्त आती है। इस तरीके कई किसानों के साथ में कई कंपनियों ने फ्रॉड कर दिया। अब देखिए, सरकार की वेबसाइट हैक करके हैकर पैसे इधर उधर कर सकते हैं, इससे बड़ी विडंबना की बात हो नहीं सकती। इसका मामला कि मेरे कई साथी सांसदों ने पार्लियामेंट में भी रखा कि आजकल साइबर ठगी हो रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए पुख्ता कदम उठाए जाएं। और सरकार से हम लगातार मांग करते आए हैं कि जो किसानों के फसल बीमा क्लेम के पैसे हो, चाहे आदान अनुदान की राशि हो, चाहे किसान समर्थन राशि हो, पूरे पैसे समय पर किसानों को मिले। इसके लिए सभी अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए इसके ऊपर काम करें। और नॉर्मल में पिस्टल लाइसेंस काफी करता हूँ मैं, क्या कुछ देखिए, पिस्टल लाइसेंस ये सीमावर्ती एरिया है, सेंसिटिव एरिया है, जहाँ जो वाकई में जिन आदमियों को इसकी जरूरत है उन्हीं को गहनता से जांच करके देना चाहिए। जिन लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं, जो आदतन अपराधी लोग हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल हथियार नहीं देना चाहिए, और जो कैपेबल नहीं है उनको भी नहीं देना चाहिए। मेरे सुनने में आया है कई लोग आर्थिक रूप से उसके हथियार के रखने के काबिल भी नहीं है और रख रखाव भी नहीं रखते, ऐसे लोगों को भी दे दिए। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं, ऐसे लोगों के भी लाइसेंस अप्लाई आए हुए हैं, उसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। मेरी पिछली बार कलेक्टर साहब से बात हुई थी तो उन्होंने उनको मैंने स्पष्ट निर्देश दिया था कि जो जेन्युइन लोग हैं और आपराधिक रिकॉर्ड जिनका नहीं है, साफ सुथरी छवि है और जो कैपेबल है, उनको ही आप हथियार का लाइसेंस दें, अनलीगल लोगों का हथियार नहीं दें। ऐसा हुआ है कि अभी मेरे कुछ पुख्ता जानकारी नहीं है, पर कुछ लोगों की शिकायत आई है, तो मैंने कलेक्टर साहब को पहले, आज की बात नहीं हुई लेकिन पहले एक बार मैं जब व्यक्तिगत मिला था तब मैं बोला था कि जो जिन लोगों को वाकई में जरूरत है, जिनको किसी से खतरा है और वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग नहीं है, उन लोगों को ही हथियार का लाइसेंस मिले। तहसीलदार ने सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट करके कलेक्टर के ऊपर सीधा आरोप लगाया कि आप पब्लिक की तरफ से काम कर रहे हो। इसको लेके क्या लगता है, सरकार का बिल्कुल नहीं, सरकार ने नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया, एसडीएम सॉरी तहसीलदार साहब ने अपनी पीड़ा जाहिर की है, कोई सुनने वाला नहीं था तो सोशल मीडिया के ऊपर डाला, क्योंकि उनके अधिकारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर के, वो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी। बात सही सुनने के बजाय उनको नोटिस दिया और फिर उनको उसको सस्पेंड कर दिया। तो उससे आहत होकर ये इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। और मैंने पहले ही कहा, उस कलेक्टर के ऊपर किसी की बड़े नेता का, बड़े आदमी का हाथ है, इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहा है और खाली कंपनियों का मुनीम बन के वहाँ काम कर रहा है।